जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में, जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारे हिंदी व्याकरण का खंड चल रहा है और हिंदी व्याकरण में अभी तक हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली है। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में आपका एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्रिया। तो क्रिया के बारे में सभी जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। और क्रिया में भी हम क्रिया में जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक हमने इससे पहले जब हमने क्रिया के बारे में पहले पढ़ा था तो हमने उसमें अविकारी शब्द और अव्यय शब्द भी पढ़े थे। तो इसी के अंतर्गत हम इस तरह के शब्दों को भी पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठेंगे साथ में, क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने से हमें हिंदी व्याकरण नहीं आएगी, हमें उसे लिखना भी है और समझना भी है। तो सभी बच्चे क्लास में ध्यान देंगे, समझकर पढ़ेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो शुरुआत हम करते हैं अव्यय शब्दों से, और अव्यय शब्दों में ही हम इसके अंदर आपके क्रिया को भी पढ़ेंगे और क्रिया विशेषण को भी पढ़ेंगे। तो अव्यय शब्दों के बारे में जब हमने शब्द पढ़ रहे थे ना, तो पहले हमने आपके पढ़े थे व्याकरण के भागों में हमने पढ़ा था वर्ण, शब्द, वाक्य, पद। तो वर्ण और शब्द जो है वो हम पढ़ चुके थे। शब्दों में हमने पढ़ा था कि अव्यय शब्द और अविकारी शब्द भी कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी व्याकरण का, जो कि हमारे हिंदी में हमेशा ही आता है। तो आज हम यही एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इसको लेंगे, अव्यय शब्द। ठीक है, आगे भी आपको ये अव्यय शब्द काम आने वाले हैं। तो अव्यय शब्दों को ही अविकारी शब्द कहते हैं। ये मैंने आपको बताया था पहले कि अव्यय शब्दों को ही अविकारी शब्द कहते हैं। तो अव्यय शब्द क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। हम सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे कि क्या होते हैं अव्यय शब्द। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे बिल्कुल इसी तरह से। ठीक है, परिभाषा अव्यय शब्दों की। अव्यय अर्थात जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो। अविकारी अर्थात जिसमें कोई विकार उत्पन्न ना हो, कोई परिवर्तन ना हो। तो पहले भी बताया था कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि से कोई भी किसी के भी कारण इनमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है। ये जिस भी सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं, जिस भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह प्रयोग किए जाते हैं। तो इसीलिए हमने अव्यय शब्दों के बारे में कहा था कि हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कि अव्यय शब्द क्या होते हैं। तो क्लास 6 में ही अगर आप अव्यय शब्द पढ़ लेंगे, आप समझ जाएंगे, तो क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 9th में, क्लास 10th में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अगर आपको कहीं पे भी आता है कि अव्यय शब्द या अविकारी शब्द क्या है, तो आप आसानी से इनको समझ जाएंगे। और अव्यय शब्दों के बारे में हमने तब भी पढ़ा था जब हम संज्ञा शब्द पढ़ रहे थे। आपको मैंने बताया था कि संज्ञा, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, अव्यय शब्दों से हम किस तरह से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो अव्यय शब्द जो है ये बोलने के लिए आपके लिए नया नहीं है कि मैं कुछ नया शब्द बोल रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने कहा था कि इसका प्रयोग हमारा बार बार आगे भी होता रहेगा। आगे जब हम अपना कोर्स बढ़ाएंगे, क्लास 7th में पढ़ेंगे, क्लास 8th में पढ़ेंगे, तो उसमें हमें ये पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम इसको विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अव्यय शब्दों की परिभाषा। तो आप भी इस तरह से हेडिंग डालेंगे और ये लिखेंगे कि अव्यय शब्द, अव्यय शब्द वे शब्द हैं,
जिनके जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, काल, वाच्य, लिंग आपको पता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन आपको पता है एक वचन, बहुवचन, काल आपको पता है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, वाच्य का जो शब्द है ये शायद आपको नहीं पता होगा कि वाच्य किसे कहते हैं। तो वाच्य भी हमारा हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, एक महत्वपूर्ण भाग है। तो वाच्य को भी मैं आप लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी आप चीजों को समझिए कि अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनके वाक्य में, और हाँ वाक्य और वाच्य इसमें अंतर होता है, ठीक है। वाक्य और वाच्य में अंतर होता है। तो जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, काल, वाच्य आदि के कारण इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अव्यय शब्द वे शब्द हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर, अगर ये वाक्य में प्रयोग किए गए हैं तो ये इन पर लिंग, वचन, काल, वाच्य आदि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इनके कारण कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं आता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। और इसके 4 भेद होते हैं अव्यय शब्दों के। अव्यय शब्दों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल से इसको समझा देती हूं कि क्या होते हैं अव्यय शब्द। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी लिंग का, वचन का, काल का कोई भी असर नहीं पड़ता है, के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो यहाँ पर राम अथवा सीता गा रहे हैं या मोहन एवं तथा सोहन कल विद्यालय जाएंगे। तो यहाँ पर अथवा या तथा शब्द, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनको हम अव्यय शब्द कहते हैं। और अव्यय शब्द मैंने बहुत सारे आपको, जब हम संज्ञा
पढ़ रहे थे तब भी हमने कराए थे अव्यय शब्द क्या होते हैं, और अव्यय शब्द से हमने भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाया था। उस समय मैंने आपको बहुत सारे अव्यय शब्द एग्जाम्पल के तौर पर लिखवाए थे, और मैंने बताया भी था कि किस तरह से ये जो शब्द होते हैं ये परिवर्तित नहीं होते हैं अपने किसी भी लिंग के अनुसार, किसी भी वचन के अनुसार, किसी भी काल के अनुसार या फिर वाच्य के अनुसार। ये बिल्कुल एज इट इज बने रहते हैं, बिल्कुल ऐसे के ऐसे बने रहते हैं किसी भी जगह पर। ठीक है, तो मैंने इसके आपको 4 भेद बताए। सबसे पहले हम इसके भेदों के बारे में जानेंगे कि इसके कौन कौन से भेद होते हैं। 4 भेद कौन कौन से होते हैं? क्रिया, विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, ये इनके भाग हैं या भेद हैं। ठीक है, नंबर 3 समुच्चय बोधक, हम सभी को बिल्कुल एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो सबसे पहले क्रिया विशेषण। आप इसको क्रिया विशेषण अव्यय शब्द भी कह सकते हैं, संबंध बोधक अव्यय शब्द भी कह सकते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द भी कह सकते हैं। मैं आपको लिख ही देती हूं जिससे कि आपको समझ आ जाएगा। तो ये 4 इसके भेद होते हैं। सबसे पहले क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। तो क्रिया के बारे में सभी को पता है, क्रिया जानते हैं कि किसी काम के होने अथवा करने को क्रिया कहते हैं, जैसे चलना, दौड़ना, लिखना, पढ़ना, सोना, गाना, खाना। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्रिया है। लेकिन क्रिया विशेषण अव्यय शब्दों की बात की है, अर्थात क्रिया की विशेषता जो बताते हैं उन शब्दों को हमने यहाँ पर अव्यय शब्द कहा है। तो जैसे सीता गाना गाती है, तो सीता गाना गाती है, लेकिन ये क्या है? सीता गाना गा रही है, ये क्रिया हो रही है, लेकिन सीता बहुत अच्छा गाना गाती है। तो बहुत अच्छा शब्द जो है ये क्रिया विशेषण शब्द है। राम चलता है, राम चलता है जो शब्द है ये क्रिया है, लेकिन राम धीरे धीरे चलता है, ये धीरे धीरे शब्द जो है ये क्रिया विशेषण है। अर्थात जहां पर क्रिया की विशेषता बताई जा रही हो उसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द एक पार्ट संबंध बोधक, अर्थात जो शब्दों के बीच में संबंध बताने का कार्य करता है उसको हम संबंध बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो वाक्य में आए हुए किसी भी संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए दूसरे शब्दों से बताता है तो उस शब्द को हम संबंध बोधक अव्यय शब्द कहेंगे। तो जब हम अभी इन सबको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से अव्यय शब्द जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि क्या अव्यय शब्द होते हैं और क्यों इनको 4 भेदों में बांटा गया है कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। समुच्चय अर्थात एक समूह के रूप में। तो जब एक ऐसा अव्यय शब्द जो सेंटेंस को पूरे समूह के रूप में ले लेता है, समूह के बारे में झुंड के रूप में ले लेता है, तो उन शब्दों को समुच्चय बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। अब विस्मयादि बोधक, तो विस्मय का क्या अर्थ होता है? विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य। जब हम बिल्कुल आश्चर्य या हैरानी या घृणा या दुख किसी भी तरह का भाव जहां पर आ जाता है, अच्छा, ओहो, अरे, ऐसे इस तरह के शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं वाक्य में,
तो वहां पर जब उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक शब्द। जो विस्मय यानी कि एक हमारे अंदर एक उत्साह, एक आश्चर्य जो भरते हैं, उन शब्दों को हम विस्मयादि बोधक अव्यय शब्द कहते हैं। ध्यान रहे ये सारे शब्द क्या है, अव्यय शब्द हैं, जो कि किसी भी काल, वचन, लिंग और वाच्य के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, चाहे सेंटेंस में, चाहे वाक्य में, भूतकाल हो, भविष्य काल हो, वर्तमान काल हो, हर सेंटेंस में यही बिल्कुल अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, यानी कि अव्यय शब्दों का जो पहला भेद है उसको हम पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, जब शब्द क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 डालिए, क्रिया विशेषण। अब आपको क्रिया के बारे में बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्रिया हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ जाएंगे कि क्रिया क्या है। क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, बिल्कुल अपनी कॉपी में भी इसी तरह लिखेंगे, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो जैसे उदाहरण के तौर पे, यहाँ पे वैसे हम अव्यय शब्द पढ़ रहे हैं, अव्यय शब्दों के भेद पढ़ रहे हैं, तो इसमें इस तरह के उदाहरण आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। मोहन विद्यालय जा रहा है। तो मोहन विद्यालय जा रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्रिया हो रही है। मोहन क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है। मोहन दौड़कर विद्यालय जा रहा है। ठीक है, कैसे जा रहा है, दौड़ कर जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। या मोहन तेजी से, ठीक है, मोहन तेजी से विद्यालय जा रहा है। मोहन धीरे धीरे जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रिया जो है वो तो है विद्यालय जाना, कि मोहन विद्यालय जा रहा है। कैसे जा रहा है, दौड़ कर जा रहा है, तेजी से जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। तो इस तरह के जो शब्द हैं, अर्थात जो क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, उन्हें हम क्रिया विशेषण शब्द कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सीता गाना गाती है, सीता बहुत अच्छा गाना गाती है,
रोहन खेल रहा है, रोहन बहुत अच्छा खेलता है। कुछ भी जिस तरह के सेंटेंस आपको लगता है कि जहां पर क्रिया की विशेषता को बताया जा रहा है, बहुत अच्छा, तेजी से, धीरे धीरे, इस तरह के जो शब्द हैं वो यहाँ पर हमें क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं। तो इस तरह के शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो सबसे पहला भेद था हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद यहाँ पर बताए गए हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप बिल्कुल ऐसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल। जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो उसके नीचे लिखेंगे क्रिया विशेषण के, क्योंकि क्रिया हो रही है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, लेकिन क्योंकि क्रिया अलग अलग तरीके से हो सकती है और अलग अलग स्थान पर हो सकती है, अलग अलग मात्रा में हो सकती है, अलग अलग प्रकार से हो सकती है, तो इसी के आधार पर इसकी जो विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो भी चेंज हो सकते हैं, अर्थात क्रिया विशेषण के भी भेद हो सकते हैं। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। बिल्कुल इसको ऐसे के ऐसे लिखेंगे और सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शुरू में काल वाचक क्रिया विशेषण। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 स्थान वाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 4 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पढ़ने की अब अलग से जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमने इतनी सारी चीजें देखी, हम क्रिया विशेषण के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो क्रिया विशेषण के भी सबसे पहले हमने 4 भेद बताए। इसमें कौन कौन से 4 भेद है? सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण, अर्थात जहां पर काल अर्थात समय, मैंने सबसे पहले बताया था ना कि काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ जैसे भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। काल का भी अलग से मैं आपको एक टॉपिक पढ़ा दूंगी कि भूतकाल में किस तरह के सेंटेंस प्रयोग करते हैं, भविष्य का वर्तमान काल में कैसे प्रयोग करते हैं, भविष्य काल में किस प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण अर्थात जो समय को बता रहे हो, समय के आधार पर, अर्थात समय का जहां पे हमें पता चले वहां पे हम कालवाचक उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। जो हमें बता रहा है कि क्रिया किस टाइम पे हुई है, कल हुई है, आज हुई है या कल होगी, तो उस चीज का जहां हमें पता चलता है तो वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। अब बात आती है नंबर 2 स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण नाम से ही बिल्कुल पता चल रहा है कि जिस क्रिया विशेषण से हमें क्रिया के होने का स्थान या फिर दशा के बारे में पता हो, पता चले, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया हो रही है लेकिन विशेषता बता रहा है कि आखिर क्रिया कहां पर हो रही है, कौन से स्थान पर हो रही है, कौन सी दिशा में हो रही है। आगे बढ़ेंगे रीतिवाचक। अब रीति का क्या अर्थ होता है? रीति का अर्थ होता है तरीका। ठीक है, किस तरह से क्रिया हो रही है। तो रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है, अर्थात जो शब्द क्रिया के होने का ढंग बताते हैं, क्रिया के होने का तरीका हमें बताते हैं, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 4 परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना। तो विशेष परिमाणवाचक में क्या होता है कि जिसमें हमें मात्रा पता चलती है, अर्थात जिन शब्दों से क्रिया की मात्रा का बोध होता है कि क्रिया कितनी मात्रा में हुई है, कितनी हुई है, तो उसे हम
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं हम, शुरू से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, और अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग वचन काल आदि के कारण कोई भी इनमें परिवर्तन नहीं आता है, बिल्कुल भी ये चेंज नहीं होते हैं। और आगे क्या हमने बोला कि क्रिया, इसके 4 भेद हमने बताए कि 4 मुख्य भेद इसके होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द, संबंध बोधक अव्यय शब्द, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द और विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द, ये 4 भेद हैं। उसके बाद हमने पहला भेद शुरू किया, क्रिया विशेषण, अर्थात जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो इसकी भी हमने एग्जाम्पल पढ़े, इसके भेदों को हम आज पढ़ेंगे। पहला मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों, आज हमने अव्यय शब्द और अविकारी शब्द, अर्थ अव्यय शब्द और अविकारी शब्द एक ही होते हैं, ये हमने पढ़ना शुरू किया है। और ये आपके हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप बिल्कुल इसे अपनी कॉपी में इसी तरह उतारिए, इसी तरह लिखिए, और आगे जब बढ़ेंगे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अपनी कॉपी में ऐसे के ऐसे इसको लिखना है और साथ के साथ पढ़ना है। तो आज इसको जितना भी हमने पढ़ा है इसको घर में एक बार रिवाइज करेंगे, फिर कल हम यहीं से इसे कंटिन्यू करेंगे जो हमारा अगला सेशन होगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।